हेलो दोस्तों, गुरुकुल एजुकेशन हब की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक लेके आ रहे हैं भैया, ज्योग्राफी की क्लास का दूसरा टॉपिक आपके सामने है। क्योंकि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सोलर सिस्टम, जिसे अपन कहते हैं सौर मंडल। अब सौर मंडल किसे कहा जाता है, क्या है सौर मंडल? देखिए, सूर्य सहित सभी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं। ठीक है। सूर्य सहित सभी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सौरमंडल कहलाते हैं। जैसे यहां पे देखिए, ये सूर्य हो गया। सूर्य के नियरेस्ट प्लेनेट जो है वो है मरकरी है। ठीक है। इसके बाद आपके सामने है वीनस। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों जिसे अपन ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, अपना पृथ्वी है। क्या है दोस्तों? पृथ्वी है, नीला ग्रह कहा जाता है इसे। ठीक है। थोड़ा सा, एक मिनट। ये क्या है? अपना पृथ्वी, जिसे अपन अर्थ कहते हैं। फिर दोस्तों रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है मार्स या मंगल। रेड प्लेनेट के नाम से कौन सा जाना जाता है? मार्स या मंगल। फिर जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार से सोलर सिस्टम में टोटल वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। लेकिन पहले कितने थे? पहले हुआ करते थे 9 ग्रह। कितने हुआ करते थे? 9 ग्रह। तो अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में सभी अगस्त 2006 के अंदर जो चेक गणराज्य है, एक देश का नाम है चेक गणराज्य। कौन सा है? चेक गणराज्य। उसकी राजधानी है प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन की बैठक हुई चेक गणराज्य के प्राग में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन की क्या हुई? बैठक हुई। इस बैठक में 79 देशों के लगभग 2700 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस बैठक में 79 देशों के लगभग 2700 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। क्लियर है? ध्यान देना, इस बैठक में 79 देशों के लगभग 2700 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। क्लियर है? और इस बैठक के अंदर ग्रहों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। ग्रहों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। तो सबसे पहले देखेंगे पुरानी परिभाषा, फिर आएगी नई परिभाषा। पुरानी परिभाषा क्या थी? वही पिंड ग्रह का दर्जा पाने योग्य है जो निश्चित समय में निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर परिक्रमा करता हो और अपने अक्ष पर भी घूमता हो। ये तो हो गई पुरानी डेफिनेशन। नई डेफिनेशन क्या थी? वही पिंड ग्रह का दर्जा पाने योग्य है जो निश्चित समय में निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो अंडाकार पथ पे और अपने अक्ष पर भी घूमता हो, लेकिन वह अपने किसी साथी ग्रह के परिक्रमण क्षेत्र में प्रवेश ना करता हो। लेकिन वह अपने किसी साथी ग्रह के परिक्रमण क्षेत्र में प्रवेश ना करता हो। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की व्यवस्था ये की गई।
क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए, तो वर्तमान में हमारे पास कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो ये 4 ग्रह जो हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये सूर्य और जुपिटर के बीच में है, इस कारण इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनमें सबसे बड़ा है अर्थ, इस कारण इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। तो इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे देखिए, ये चारों जो प्लेनेट हैं, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह। ठीक है। इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। इन्हें क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? इनमें सबसे बड़ा जुपिटर, इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह भी कह देते हैं। ये इनर प्लेनेट हो गए, ये आउटर प्लेनेट हो गए, है ना। अब एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा एक इनर प्लेनेट नहीं है? तो ऑप्शन में थे बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी। तो आंसर क्या हो जाएगा? शनि, क्योंकि ये आउटर प्लेनेट है, इनर प्लेनेट नहीं है। बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए, अब सौर मंडल का एक तो बड़ा और छोटा होता है, एक तो होता है आरोही, एक वर्ड होता है अवरोही। आरोही और अवरोही। अब आरोही कौन कौन से क्रम में होते हैं? आरोही कौन कौन होता है देखिए, और अवरोही कौन कौन होता है देखिए जरा। आरोही में देखो, याद करने के हैं 3 अक्षर हैं। आरोही में कितने अक्षर है? 3। अवरोही में कितने हैं? 4 अक्षर। अवरोही में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। ठीक है। तो आरोही किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। 3 छोटा है, तो इसमें आएगा छोटे से बड़े की ओर। ये बड़ा है, तो ये आएगा बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर। क्लियर है? तो यहां पर क्या लिखेंगे? छोटे से बड़े की ओर। तो मैं यहां पे नंबर डाल देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब नंबरिंग लिखूंगा, वो आप समझ जाएंगे। तो सब बड़े, छोटा है ना, सबसे छोटा हो गया 1 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर, फिर आएगा आपका 2 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर, फिर 8, 7, 6, 5। सबसे छोटा 1 नंबर हो गया, बुध हो गया। दूसरा छोटा हो गया आपका मार्स, फिर हो गया आपका वीनस, फिर आपका अर्थ हो गया। उसके बाद फिर वरुण, अरुण, शनि और जुपिटर हो गए। अब बड़े लिखेंगे तो ऐसे क्रम आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 4, 1। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, बड़े से छोटे की ओर इनको उल्टा करके लिख देंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अब सबसे पहले टॉपिक लेते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, तारा अर्थात स्टार। सूर्य क्या है? एक तारा है। प्रश्न है भी, ये सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, स्टार है। ठीक है।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। सूर्य का रंग, भाई सूर्य का रंग अर्थात कलर कैसा है? तो सूर्य का कलर है सफेद। सूर्य का कलर कैसा है? सफेद कलर है सूर्य का। ठीक है भैया, सूर्य का कलर कैसा है? सफेद है। ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है? तो आपको याद करना है 8 मिनट 17 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। ये मिनट है और ये सेकंड है। 8 मिनट 17 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए, सूर्य जो है सूर्य का व्यास, व्यास की बात करें तो डायमीटर, ये है 13,92,500 किलोमीटर के लगभग। 13,92,500 किलोमीटर के लगभग है सूर्य का व्यास। सूर्य का तापमान, तो सूर्य का तापमान कितना होता है? तो सूर्य का तापमान होता है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे केंद्र का तापमान। केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद होता है सतह का तापमान, ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर होता है सौर कलंक का तापमान, ये होता है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से सूर्य का टेम्परेचर फिक्स किया जाता है, निर्धारित है कि भैया सबसे ज्यादा हीट कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। फिर यहाँ पे सबसे सूर्य का सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो सौर कलंक है। ठीक है। सूर्य के वायुमंडल में सूर्य के वायुमंडल में आप देखिए 71% तो हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, 2.5% अन्य गैस है। अन्य में भी यदि आप लोगों से पूछा जाए, अन्य में भी यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सूर्य में तीसरे नंबर पर सूर्य में तीसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो 0.93% ऑक्सीजन पाई जाती है। 0.93% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। बात क्लियर है? अब आगे देखिए, अब देखिए सूर्य जो है सूर्य का एक तो होता है प्रकाश मंडल, क्या होता है दोस्तों? प्रकाश मंडल होता है। एक होता है दोस्तों कोरोना, ठीक है, और कोरोना को दोस्तों किरीट भी कहते हैं।
और एक होता है दोस्तों शोर कलंक। एक क्या होता है दोस्तों, शोर कलंक। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं कि भैया सूर्य का प्रकाश मंडल क्या होता है। प्रकाश मंडल को दोस्तों कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर क्या होता है, जो हमें सनसेट और सनराइज के समय दिखाई देता है। सनसेट और सनराइज के समय जो हमें दिखाई देता है, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्लियर है। अब आगे देखिए, प्रकाश मंडल जो है, इसके बाह्य किनारे कभी प्रकाश नहीं देते, इसके आंतरिक किनारे प्रकाश देते हैं, क्योंकि बाह्य किनारों का जो प्रकाश है, सन का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सूर्य का वायुमंडल क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है भाई सूर्य के वायुमंडल को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के वायुमंडल को वर्णमंडल कहा जाता है। आपको याद रखना है भैया, सन का जो एटमॉस्फेयर है, इसे वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कोरोना या केरेट। ठीक है, आप बेसिकली कोरोना नाम आते ही आप उस भयंकर महामारी के की ओर ध्यान जाता है। बिल्कुल सही है, जाना भी चाहिए, लेकिन वो जो कोरोना वायरस है, वो इसी से प्रेरित होकर उसका नाम रखा गया था। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के किनारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसी प्रकार कोरोना वायरस के किनारे भी चमकते हुए दिखाई दिए, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना वायरस नाम दिया था। तो ये कोरोना सूर्य का एक लेयर है, जो सूर्य की सबसे आउटर लेयर है, सूर्य की सबसे बाह्य परत है। आपसे पूछा जाए सूर्य की सबसे बाह्य परत कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, कोरोना सर, कोरोना या केरेट है। तो सूर्य की सबसे बाह्य परत हो गई कोरोना या केरेट। ये हमें केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। कब दिखाई देती है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा यहां तक। सूर्य का वह भाग जो हमें केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, सूर्य का वह भाग जो हमें केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, कोरोना या केरेट कहलाता है। कोरोना या केरेट कहलाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे, कोरोना से सबसे ज्यादा मात्रा में अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, यूवी रेंज निकलती है, जिसे अपन पराबैंगनी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के लिए एंड अन्य जो जीवधारी लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए अत्यंत नापलाभ नुकसानदायक होती है। बहुत ज्यादा कैंसर जैसी भयानक बीमारी उत्पन्न करते हैं, स्किन कैंसर प्रमुख रूप से उत्पन्न करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं सौर कलक। देखो कई बार क्या होता है, सूर्य से हाइड्रोजन परमाणु का एक तूफान निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु उत्सर्जित होते हैं, तो वहां पर काले धब्बों का निर्माण हो जाता है। उन्हीं काले धब्बों को ब्लैक स्पॉट्स या सौर कलंक कहते हैं। समझ में आ गया। तो सूर्य में वह स्थान जहां से बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु उत्सर्जित होते हैं, तो वहां पर काले धब्बों का निर्माण हो जाता है। उन्हीं काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। आपको यह बात जरूर याद रखनी है कि सौर कलंक को जितना बनने में समय लगता है, उतना ही समाप्त होने में लगता है। सौर कलंक को जितना बनने में समय लगता है, उतना ही समाप्त होने में समय लगता है। क्लियर है। तो सौर कलंक जितना बनने में समय लग रहा है, उतना ही, जैसे एक साल का सौर कलंक बना तो एक साल समाप्त होने में, एक महीने का बना एक महीना होने समाप्त होने में। लेकिन किसी स्थान से यदि हाइड्रोजन परमाणु निकलना शुरू हो जाए, तो अधिकतम 11 वर्षों तक निकल सकते हैं। न्यूनतम तो चाहे अभी निकले अभी बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतम 11 वर्षों तक। और इसे समाप्त होने में भी उन्हें कितना समय लगेगा, 11 वर्षों का समय लगेगा। तो सौर कलंक को जितना बनने में समय लगता है, उतना ही समाप्त होने में समय लगता है। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देखिए,
अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सौर कलंक को जितना बनने में समय लग रहा है उतना ही किसमें लग रहा है, समाप्त होने में समय लगता है। क्लियर हो गया। अब देखो, सौर कलंक से निकला हुआ प्रकाश जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पड़ता है तो ये रंगीन चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये रंगीन चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर हो गया, रंगीन चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सौर कलंक से निकला हुआ प्रकाश जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है तो रंगीन चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियोलस कहते हैं। और साउथ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आगे की ज्योग्राफी क्लास लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को अपना जो गुरुकुल एजुकेशन हब का ऐप है उसे डाउनलोड कराइए और लगातार मेरी क्लासेस प्राप्त करते रहिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।